खबरों का इंतजार हुआ पूरा। आपकी पसंद, आपकी खबर, न शोर न हंगामा। बात होगी खबर की, न इधर की न उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। बात पते की में आज क्या खास है और क्या एक्सक्लूसिव रहने वाला है, आपको बताते हैं। सबसे पहले बात होगी बेंगलुरु में भगदड़ के दौरान जान गंवाई 11 जिंदगियों की कि आखिर कैसे, किस लापरवाही ने उनकी यहां पर जान ले ली। साथ ही उन चश्मदीदों को भी सुनाएंगे जो कि इस मौत की भगदड़ की गवाही देंगे। इसके बाद आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो फैसला भी बताएंगे, जिसके बाद आपको बता दें 12 देशों की एंट्री यूएस में बैन हो गई। वो कौन से देश हैं और पाकिस्तान इसे लेकर क्यों डरा हुआ है, आपको आगे ये भी बताएंगे। वहीं 7:24 पर आपको दिखाएंगे कि मुंबई की एक सोसाइटी में आखिर क्यों बकरी ईद से पहले चेकिंग और बढ़ गई है और हर आने जाने वाली कारों को यहां पर खोल कर चेक किया जा रहा है। आखिर इस सोसाइटी में बकरे को लेकर खौफ क्यों मचा हुआ है। साथ ही 7:30 पर आपको यह भी दिखाएंगे कि अयोध्या में पधारे राजा राम की दिव्यता कैसी है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कैसे अपना जन्मदिन मनाया और उनके सतुआ बाबा कौन है, ये सभी डिटेल आपको आगे बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बात पते की। बेंगलुरु में आरसीबी की टीम की जीत का जश्न कल मौत के मंजर में तब्दील हो गया, जब जश्न के दौरान भगदड़ हुई और 11 लोगों की यहां पर मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब लोग आरसीबी की जीत पर उत्सव मनाने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए थे। स्टेडियम में कैपेसिटी से ज्यादा लोग यहां पर पहले ही भर चुके थे, लेकिन लचर इंतजाम की वजह से भैंस बकरियों की तरह लोगों को स्टेडियम में ठूसा जाने लगा और इस दौरान हड़बड़ी में यहां भगदड़ मची। भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हो गई और सिस्टम की भूल से 11 लोग बेमौत मारे गए। अब सवाल उठ रहे हैं, आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? किसकी गलती से 11 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए? क्योंकि जिस वक्त चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीत पर जश्न मनाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त आरसीबी के फैंस स्टेडियम में घुसने के लिए मौत की दीवार फांद रहे थे। दरअसल चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता 35 से 40 हजार की है। ऐसे में फ्री पास की जानकारी मिलने के बाद भारी भीड़ उमड़ गई। जब भारी सुरक्षा इंतजाम की आई तो भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सका और पुलिस प्रशासन की तरफ से भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया गया। यानी जिस स्टेडियम में सिर्फ 35 से 40 हजार दर्शकों की क्षमता है, उस स्टेडियम में अंदर जाने के लिए मेन गेट पर 3 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंच गई, जिसे कंट्रोल करने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया। क्योंकि अंदर मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक आरसीबी टीम के साथ जश्न मना रहे थे और भीड़ अंदर न पहुंच जाए, इस हड़बड़ी में पुलिस लाठीचार्ज करने लगी और लोग पुलिस या डंडों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। अब सवाल है, आखिर इस घटना में मारे गए लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जिम्मेदार अपना पलड़ा झाड़ चुके हैं। सरकार का बयान इतनी भीड़ का अनुमान नहीं था। आरसीबी ने घटना पर सिर्फ दुख जाहिर किया। बीसीसीआई ने कहा हमारा इवेंट नहीं था। जाहिर है जीत पर तो जश्न मनाने सभी पहुँच गए। क्रेडिट लेने वालों की कतार में सरकार भी शामिल हो गई, लेकिन जब बात जिम्मेदारी लेने की आई तो सबने दुख जताकर अपने कंधे का बोझ हल्का कर दिया। जिम्मेदार खामोश है, लेकिन चश्मदीद चीख चीख कर बता रहे हैं कि 11 लोगों की मौत को आखिर कैसे टाला जा सकता था। उन लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी जो इस दुनिया में रहे। छोटे छोटे बच्चे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए थे, लेकिन लौट कर वापस नहीं जा सके। नन्ही सी दिव्यांशी अब इस दुनिया में नहीं है। ये मासूम भी उस भीड़ का हिस्सा थी जिसे सिस्टम के पैरों तले रौंदा गया। सिर्फ दिव्यांशी ही नहीं, आरसीबी के 11 फैंस इस जश्न का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन लाचार इंतजाम ने इनकी सांसें छीन ली, परिवार का चिराग छीन लिया। She was so fascinated about cricket. ನೀವು ಯಾವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ವೆದರ್ he is Indian player or some other country's player, she tells you everything. So she wanted to see Virat Kohli. बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर सिर्फ लोग ही नहीं गिरे, गिरा सिस्टम, गिरी तैयारी और टूटी वो उम्मीदें जो लोग इस खेल आयोजनकर्ता और सिस्टम से जोड़े बैठे थे। उधर कुछ भी क्या बोलेगा वो एक भीड़ को रोकने के लिए, पकड़ने के लिए कुछ नहीं था, पूरा खाली था। एक वॉलंटियर भी नहीं है, वॉलंटियर्स भी नहीं है उधर। अच्छा। हाँ, उधर कड़ाने की भी जगह नहीं है। उधर ऐसा करते हैं ना लोग, ऐसा करते हैं ना, उधर कड़ाने के नहीं होता है उधर। वो टाइम पे मैं थोड़ा मिस हो गया उधर। कल मैं भी थोड़ा हॉस्पिटल, मेरे को भी कुछ होएगा। 11 की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। कई घायल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और घरों में मातम पसरा है, लेकिन फिर भी आरसीबी के मासूम फैंस मरते रहे और स्टेडियम के अंदर जश्न चलता रहा।
मौत पर मातम के बीच सियासत भी खूब हो रही है, क्योंकि जब बात जिम्मेदारी लेने की आई तो कर्नाटक सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कुंभ हादसे की याद दिलाने लगे, जिस पर बीजेपी ने अब अल्लू अर्जुन की गिरफ्तार वाला चैप्टर खोल दिया है। ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು. इससे ज्यादा हैरानी और क्या हो सकती है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टेडियम हादसे की जिम्मेदारी लेने की जगह दूसरे हादसों का हवाला दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शायद ये भूल चुके हैं जिस वक्त लोग मर रहे थे वो उसी स्टेडियम के अंदर जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन जब सवाल सिस्टम पर उठे तो उन्होंने अपने कंधे का बोझ कहीं और उतार दिया। अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए थे, क्या अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी जिस कर्नाटक सरकार ने कराया उसी आधार पर, on the same principle as to why Allu Arjun was arrested, on the same principle will Mr. D.K. Shiv Kumar and Mr. Siddaramaiah be arrested? अगर अपराध हुआ है तो उसकी सजा होनी चाहिए, और सजा यही है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार जी को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। यानी जिस तरह फिल्म प्रीमियर के दौरान हैदराबाद में भगदड़ हुई थी, एक महिला की मौत हुई थी और इसी मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई थी, ठीक उसी तरह बेंगलुरु हादसे में अब सीएम और डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन पीएम के कश्मीर दौरे से पहले एनआईए ने आतंकवाद के खिलाफ यहां पर बड़ी कार्रवाई की है और आतंक प्रभावित 5 जिलों के 32 ठिकानों पर छापेमारी की है। क्योंकि पीएम मोदी 6 जून को कश्मीर जा रहे हैं और वहां दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, इसलिए जमीन से आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले एनआईए ने बड़ी छापेमारी की। आतंकवाद के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई पुलवामा, कुलगाम, बारामुल्ला, शोपिया और कुपवाड़ा इलाके में हुई, जहां सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियां सामने आती है। एनआईए के मुताबिक आतंकवादी साजिश से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर के 32 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जानिब से आज दक्षिणी कश्मीर के शोपियान और कुलगाम के मुतअद्दिद मकामात पर आज आल-सुबाही रेड डाली गई है। आपको बताना चाहेंगे पहलगाम यानी वायसरन हमले के बाद जिस तरह से हमने देखा है एसआई और एनआईए की जानिब से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जो हम देख रहे हैं कि छापामारी की जा रही है। ये छापेमारी ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क पर की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा बलों को जानकारी मिली है कि ओजीडब्ल्यू का एक बड़ा नेटवर्क आतंकियों को घुसपैठ करवाने के साथ साथ उनके छिपने और रहने खाने का पूरा इंतजाम करते हैं। यही नहीं, ओजीडब्ल्यू ही आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, हथियार पहुंचाते हैं और ड्रोन के जरिए आए कंसाइनमेंट को भी रिसीव करते हैं। ऐसे में इन ओवरग्राउंड वर्कर्स का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में भी ओवरग्राउंड वर्कर्स के आतंकियों की मदद करने का संदेह है और पहलगाम हमले की जाँच भी एनआईए ही कर रही है। इसलिए एनआईए इन ठिकानों पर संदिग्धों से पूछताछ के साथ साथ अहम दस्तावेजों को खंगालेगी ताकि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ा जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन पहले ही कैबिनेट मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की थी और अब विश्व पर्यावरण दिवस पर उन्होंने सिंदूर का पौधा रोपा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए इस वीडियो को पोस्ट किया है। दरअसल इस सिंदूर के पौधे को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है। ये पौधा उन्हें 25-26 मई को गुजरात दौरे के दौरान कच्छ में 1971 के भारत पाक युद्ध में बहादुरी दिखाने वाली महिलाओं के ग्रुप ने भेंट किया था। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। ये सिंदूर का पौधा है। सिंदूर का पौधा एक खास पत्तेदार पौधा है जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। इसे शुभता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये पौधा पर्यावरण के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है और अक्सर मंदिरों और घरों में सजाया जाता है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 7 मई को पीओके और पाक में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने कई आतंकियों को यहाँ मार गिराया था। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया था। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में उस वक्त बवाल हो गया जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो के सामने आते ही योगी की पुलिस ने पाकिस्तान प्रेमियों पर सख्त एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक रामगांव थाना क्षेत्र के खसाहा मोहम्मदपुर गांव में एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दिए।
इस वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल खसाहा मोहम्मदपुर के बागेश्वरी मंदिर में मूर्तियों को कुछ अराजक लोगों ने खंडित कर दिया। इसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते देखे गए, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। इसके बाद पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए अविनाश, अजीत, विजय प्रताप, अंकुल और सतपाल को गिरफ्तार कर लिया और बाकी लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पाकिस्तान की बेइज्जती दुनिया के कोने कोने में हो रही है। अब तो अमेरिका की सड़कों पर पाकिस्तान की फौज और वहां के नेताओं का मजाक उड़ाते हुए पोस्टर तक लगाए जा रहे हैं। जगह है अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। बिल बोर्ड पर लगी तस्वीर तो आप पहचान ही गए होंगे, वही मियां मुनीर। और इस पोस्टर के जरिए मुनीर को झूठा बताया गया है तो दूसरी स्लाइड में लूजर कहा गया है। अब जरा पाकिस्तान के नेताओं की भी इंटरनेशनल बेइज्जती देख लीजिए। बेईमान शरीफ ब्रदर्स हों या जरदारी, सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यानी बेइज्जती और फजीहत ही पाकिस्तान की पहचान है। पहले आतंकवाद पर और अब भारत के खिलाफ दुष्प्रचार को लेकर पाकिस्तान अपनी इज्जत खोने वाली स्प्रिट बरकरार रखे हुए। एक बात ये भी सच है कि वो लाख बेइज्जत हो जाए, लेकिन वो भविष्य में भी ऐसे दुष्प्रचार के काम में लगा रहेगा। और देखिए, यूं तो पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक नमूने 30 मार खां बने फिरते हैं, लेकिन सबसे बड़े नमूने की बात अगर होती है तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम टॉप पर रखा जाएगा, क्योंकि एक ने 10 विमान गिराए तो दूसरे ने 20 और दोनों ने मिलकर यहां पर 30 मार खां बनने की पूरी कोशिश की। हद तो ये है कि पाकिस्तान ने इसी नमूने बिलावल को यूएन में भेज दिया और वहां जाकर बिलावल सबूत दिखाने की जगह हंसकर कागज हिलाते रहे। Sorry to disappoint you, I have no pictures and slides to show you today. ये तो फजीहत के बाद का बयान था। अब जरा इस नमूने का वो दावा सुनिए जिसके जवाब में पाक कोई सबूत नहीं पेश कर पाया। फिर रक्षा मंत्री ख्वाजा की मनगढ़ंत थ्योरी भी। मिसाइल भेजे या जहाज भी भेज ले, कोई और 4-5 गुआन। मैं आपको बताऊं 10 जहाज गिरा सकते थे। अच्छा, उस दिन इस पोजीशन में थे आप? 10 जहाज गिरा। और फिर और ये क्यों नहीं गिराए गए, ये बताएं, क्यों नहीं गिराए गए? देखिए, वो आप चल रहे थे। Pakistan had 20 Indian planes locked that night, but only 6 planes had released their load on Pakistan when they targeted the civilian infrastructure within Pakistan. सुना आपने, पाकिस्तान के झूठों की पोल भी खुद ही उसके ये जोकर खोल रहे हैं। एक 10 जहाज को टारगेट करने की बात कर रहा है तो दूसरा 20, यानी कुल हुए 30। और यही है पाकिस्तान के वो 30 मार खां जो अब दुनिया में पाकिस्तान की थूथू करा रहे हैं। अमेरिका ने 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, अफगानिस्तान, ईरान, सूडान, लीबिया जैसे देशों के लोगों को अब अमेरिका में घुसना मुश्किल हो जाएगा। म्यांमार, यमन, क्यूबा भी इस लिस्ट में शामिल है, यानी कि कुल 12 देशों में एशिया के भी 2 देश शामिल है। जिसके बाद ये चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई है कि क्या अमेरिका में बैन का अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि इसके पीछे कई फैक्टर और कई साइन भी मिल चुके हैं। पहली वजह, अमेरिका के लिए सुरक्षा फर्स्ट है और पाकिस्तान सुरक्षा की परिभाषा में बहुत पॉपुलर है। दूसरी वजह की बात करें तो जहां बाकी देशों की सरकारें अपनी जनता की सुरक्षा का दावा करती है, पाकिस्तान का दावा है कि वो टेररिज्म का हब है। यही नहीं, गौर करें कि कौन कौन देश इस सूची में है तो पता चलता है कि ज्यादातर वही देश है जहां सुरक्षा, आतंकवाद और अराजकता की अति है। और आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान तो सबका आका है, लिहाजा उसके बैन के चांसेस बढ़ गए हैं। यानी दुनिया के 12 देशों की तरह ही अमेरिका में पाकिस्तानियों का दाना पानी भी बंद होने वाला है। वैसे भी करीब 60 दिन पहले अमेरिका में जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उससे रेड और ऑरेंज लिस्ट में बांटा गया। रेड लिस्ट में 12 देश हैं, जबकि ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान सहित 22 देश शामिल हैं। यानी वक्त के साथ इन देशों के हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका भी इन्हें रेड लिस्ट में डालकर एंट्री पूरी तरह बैन कर देगा और इस लिस्ट का सबसे पहला देश पाकिस्तान ही होगा। एमपी के इंदौर से हनीमून पर शिलोंग गए कपल के बारे में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। कल राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली तो अब साजिश की आशंका और भी ज्यादा गहराती जा रही है और अब तो राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने एक बड़ा खुलासा किया है। क्योंकि शिलोंग में हनीमून पर गए इंदौर के कपल राजा रघुवंशी की रहस्यमयी मौत और उसकी लापता पत्नी के मामले ने सनसनी फैला रखी है। पत्नी सोनम का पता नहीं चल पाने से परिवार परेशान है। इसी बीच मृतक राजा रघुवंशी के भाई ने मेघालय पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विपिन रघुवंशी का आरोप है कि मेघालय में इस तरह की वारदात अक्सर होती है और वहां कपल लापता होते रहते हैं।
तो वहाँ पे घटना जो है होती रहती है। अभी 4 दिन पुरानी ये घटना है, यहाँ पे 2 लोगों की कपल की मौत हुई है, वो अभी तक वहाँ से लीक नहीं हुई है। हाँ, लापता बहुत होता है वहाँ पे। और करीब अभी जो एक बीच में 1 महीने पहले जो फॉरेनर जो वहाँ से गायब हुआ था मार्च में नहीं, अभी इसी में 1 महीने पहले 28 को पहले, उसमें भी उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी तक उन्हें लौटा ही नहीं है। यही नहीं, विपिन रघुवंशी का आरोप है कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम का अपहरण हुआ है और वहाँ के लोगों का इसमें हाथ है, क्योंकि शिलोंग में पुरुषों को मारकर महिलाओं को बेच दिया जाता है। आरोप ये भी है कि शिलोंग में कई गैंग सक्रिय है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है। सोनम का अपहरण हुआ है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों से लोकल लोग जो है वहाँ सुना हम लोगों ने, तो वहाँ पे लड़कियों को बेच दिया जाता है कि लोकल लोग जो है उनमें पावर ज़्यादा है पुलिस से ज़्यादा, कि पुलिस प्रशासन के पास वहाँ पे कोई पावर नहीं है। मैं चाहता हूँ तो ये मामला जो है, इस मामले को आगे CBI को सौंपा जाए। मृतक राजा रघुवंशी का परिवार लगातार CBI जांच की मांग कर रहा है, क्योंकि अभी तक ना तो सोनम का पता चला है और ना ही ये साफ हो पाया है कि राजा रघुवंशी की हत्या किसने और क्यों की। यूपी के गाजियाबाद में एक बार फिर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने शातिर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की और ढोल नगाड़ों के साथ 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया। वीडियो किसी जश्न का नहीं, बल्कि उसकी कार्रवाई की बानगी है। सड़क पर जुलूस, योगी पुलिस की घेराबंदी और बीच में ऐसे चेहरे जिन्हें देखकर आम लोग डरते हैं, लेकिन आज इनका डर निकल गया और ये खुद शहर से निकाले गए। गाजियाबाद में योगी पुलिस ने कमर कसी, लिस्ट तैयार की और एक एक कर 23 शातिर अपराधियों को गुंडा एक्ट में जिला बदर किया गया, वो भी ढोल नगाड़े और पूरे अनाउंसमेंट के साथ। गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1977 जालानी थाना फेब सिटी गाजियाबाद के आदेश अनुसार जनपद गाजियाबाद से 6 माह के लिए जिला बदर किया जाता है, जिससे अपराधियों को पता चले कि कानून अब चेतावनी नहीं देता बल्कि सीधे एक्शन लेता है। इस दौरान पुलिस ने इन आरोपियों को जिले की सीमा से बाहर छोड़ा, जिन लोगों ने शहर में दहशत फैलाई, जो लूट, हत्या, डकैती और स्नेचिंग जैसी वारदात में शामिल थे, अब उनकी खैर नहीं आ। अभियुक्त नदीम आसपास गाजियाबाद में कहीं भी दिखाई देता है तो आप लोग पुलिस को सूचित कर सकते हो। लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस अब नए तेवर, नए कलेवर में नजर आने वाली है। सड़कों पर अब ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर पब्लिक हेल्प तक के लिए यहां पर पुलिस के पास नई रेसर मोबाइल बाइकें होंगी। यानी हाई स्पीड के साथ ट्रैफिक पुलिस अब हाई टेक भी हो चुकी है और फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। इन बाइक्स को खास टेक्निक से लैस किया गया है, GPS से लेकर बॉडी कैमरा और वायरलेस कम्युनिकेशन तक, जिससे पुलिस को तेज और सटीक कार्रवाई में मदद मिलेगी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां 4 पहिया वाहन पहुंच नहीं पाते हैं, वहां ये रेसर बाइकें तेजी से एक्टिव होंगी। ये पहल खासकर VIP मूवमेंट और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। यातायात पुलिस की तरफ से 42 रेसर मोबाइल यातायात कर्मियों को दी गई है, उनको तमाम सुविधाओं से युक्त किया गया है। तकनीक और स्पीड के इस नए मेल के साथ लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस अब और भी ज्यादा मुस्तैद नजर आने वाली है। इन हाईटेक रेसर बाइकों से पुलिस की पकड़ और भी तेज होगी और ट्रैफिक कंट्रोल में भी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सरकारी नौकरी के लिए युवा अब मुर्गा बन रहे हैं। स्कूलों में शिक्षकों की वैकेंसी के लिए अजब गजब यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आए और अपनी बात लखनऊ तक पहुँचाने के लिए कान पकड़कर अपील करने लगे। विज्ञापन नहीं है। ये तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। नौकरी के लिए बेरोजगार युवा सड़कों पर हैं, कान पकड़कर उठक बैठक करने को तैयार है और मुर्गा बनकर अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। संचालन बंद कर दे या तो आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 6 साल से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे चुका है। भर्ती की मांग को लेकर वो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर 28 मई से अनवरत धरने पर बैठे हैं। अवैध निर्माण जहां भी हो, जैसा भी हो, योगी सरकार के बुलडोजर से बचना नामुमकिन है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर इस बार संभल से आई है, जहां अवैध कब्रिस्तान को बुलडोजर से समतल कर दिया गया। संभल में जिस वक्त ये कार्रवाई चल रही थी, उस वक्त सुरक्षा में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। सूचना थी कि अवैध कब्रिस्तान के खिलाफ एक्शन से माहौल खराब हो सकता है और इस कार्रवाई को देर रात अंजाम दिया गया। मौके पर CO अनुज चौधरी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद थे, फोन लाइन पर किसी से संपर्क में थे और अवैध कब्रिस्तान में बुलडोजर की धमक दूर तक सुनाई दे रही थी। दावा है कि नगर पालिका की जमीन पर पहले कब्जा किया गया था,
फिर कब्जे वाली जमीन पर कब्रिस्तान का निर्माण करवाया गया, जिसे आदेश के बाद अब मिट्टी में मिला दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि ये जमीन सरकारी रिकॉर्ड में थी, जिस पर अवैध कब्जा किया गया था, लेकिन सड़क चौड़ीकरण के लिए आपसी सहमति के बाद ही कदम उठाया गया। सहमति बनी थी कि रोड की चौड़ीकरण के लिए जो कब्रें उस बीच में आ रही हैं उस स्वतः हटा दी थी, लेकिन सहयोग से नहीं हट पाई। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान किसी ने विरोध दर्ज नहीं करवाया, लेकिन एहतियातन सीओ अनुज चौधरी के साथ पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस ने जगह जगह पर यहां पर फ्लैग मार्च निकाला और मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि बकरीद पर गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लखनऊ, गोंडा, महाराजगंज और संभल हर शहर में पुलिस सड़क पर उतर चुकी है। ड्रोन कैमरों से निगरानी, हर जिले में पीएसी और आरएफ की पेट्रोलिंग। साफ है, बकरीद से पहले पुलिस और प्रशासन मोर्चे पर है। सबसे पहले बात करेंगे यूपी की राजधानी लखनऊ की, जहां पुलिस के अधिकारी फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे, जिसमें सेंट्रल फोर्स की टीमें भी मौजूद रहीं। पुलिस के अधिकारी ने संवेदनशील इलाकों में भी गश्त की। इस दौरान उन्होंने लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। उधर गोंडा में बकरीद और आने वाले त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा का जायजा लेते हुए जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने शहर में पैदल मार्च निकाला। प्रशासन ने गोंडा में गुरु नानक चौराहे से लेकर बकरीद पर होने वाली कुर्बानी स्थल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जाएगी। महाराजगंज में भी बकरीद को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नौतनवा में अधिकारियों ने फोर्स के साथ पैदल मार्च किया। पुलिस ने सुरक्षा को लेकर खास प्लान तैयार किया है, जिससे कोई भी त्योहार पर माहौल खराब नहीं कर पाए। बात अगर संभल की करें तो यहाँ पुलिस, पीएसी, आरएफ और ड्रोन कैमरों की निगरानी में बकरीद मनेगी। पुलिस के अधिकारी फोर्स के साथ ग्राउंड जीरो पर उतरे और जगह जगह पैदल गश्त की। देश में बकरीद से पहले सियासत गर्म हो चुकी है। बिहार में बीजेपी के विधायक ने मुस्लिम समाज से इको फ्रेंडली कुर्बानी की अपील की, लेकिन पटना में तस्वीर कुछ और ही दिखाई दी। हिंदू संगठन ने यहां पर पोस्टर्स लगाए और साफ कह दिया कि बकरीद पर कुर्बानी बर्दाश्त नहीं होगी। ये वही पोस्टर है जिसे हिंदू शिव भवानी सेना ने जेडीयू ऑफिस के पास लगवाया है। बकरीद पर नंदी यानी बैल और गौ माता की यदि कुर्बानी हुआ तो हिंदू समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। जीव हिंसा पर रोक लगे और इको फ्रेंडली बकरीद बनाए। मतलब साफ है कि कहीं न कहीं हिंदू शिव भवानी सेना ने खुली चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, हिंदू शिव भवानी सेना ने नीतीश सरकार से मांग कि यूपी की तर्ज पर ही सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी हो। साथ ही कहा कि अगर कोई नहीं मानता तो उस पर बुलडोजर एक्शन हो। बकरीद के मौके पर बकरों की कुर्बानी देने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार जयपुर के बकरों की कुर्बानी यूएई में दी जाएगी। जयपुर से 9,000 से ज्यादा जिंदा बकरे यूएई एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। यूएई में कुर्बानी के लिए 9,350 बकरों को एक्सपोर्ट किया जा चुका है और इसके लिए पशुपालन विभाग से मंजूरी भी नहीं ली गई और न ही स्वास्थ्य जांच के नियमों का पालन किया गया। बड़ी बात यह है कि एक्सपोर्ट नियमों को भी दरकिनार किया जा रहा है। यही नहीं, जयपुर एयरपोर्ट पर ऐसा पहली बार हो रहा है जब यहां से संयुक्त अरब अमीरात के लिए कार्गो में जिंदा जानवर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह से रोजाना कार्गो फ्लाइट संचालित हो रही है। इन फ्लाइट्स में बकरों का निर्यात किया जा रहा है। एक फ्लाइट में रोज औसतन 665 बकरे भेजे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इन्हें संयुक्त अरब अमीरात में बकरीद पर कुर्बानी के लिए ले जाया जा रहा है। कार्गो फ्लाइट का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज यानी कि आईलैक्स के कार्गो कॉम्प्लेक्स से हो रही है। इस दौरान पिकअप या लोडिंग टेम्पो में भरकर बकरों को लाया जाता है। एक ही टेम्पो में 10 से 15 तक बकरे भरे होते हैं। ऐसे में इनका सांस लेना भी मुश्किल होता है। बकरे फ्लाइट की डिपार्चर से करीब 6 घंटे पहले पहुंचते हैं, जहां इन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस देते हुए एयरपोर्ट एप्रन में ले जाकर विमान में भरा जाता है। यानी सारा खेल नियमों की अनदेखी करके हो रहा है, जो कि एयरपोर्ट प्रशासन और कस्टम की कार्यशैली पर अब गंभीर सवाल खड़े करता है। बकरीद पर सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी वाली मनमानी पर रोक लग चुकी है, तो वहीं मुंबई में इंफ्रा गार्डन सोसाइटी में अब गाड़ियों की चेकिंग चल रही है ताकि किसी कार की डिग्गी में कोई बकरा छिपाकर सोसाइटी के अंदर न ले जाए। ये आदेश तब आया है जब सोसाइटी के अंदर कुर्बानी वाली परंपरा के खिलाफ कुछ लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की और सोसाइटी के अंदर बकरे की कुर्बानी के खिलाफ एकजुट हो गए, जिसके बाद सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम ने आदेश जारी करते हुए मेन गेट पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया।
है 400 मुस्लिम परिवार हैं और वो अपने घरों पे कुछ वक्त के लिए बकरे रखना चाहते हैं। इस सोसाइटी में उनको चाहिए एक डेजिग्नेटेड इलाका जिसमें वो बकरे रख सकें, लेकिन सोसाइटी उनको मना कर रही है। और ये विवाद एक बार फिर सामने आया है क्योंकि इस बार बाकायदा जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वहाँ पे यहाँ पे ज्यादा संख्या में तैनात किए गए हैं। अब इस चेकिंग अभियान से जहां सोसाइटी में एक पक्ष राहत की सांस ले रहा है, वहीं बकरीद से पहले सोसाइटी में बकरे की एंट्री पर रोक से मुस्लिम परिवार हैरानी जता रहा है। टॉक में आता है, आप सोसाइटी के अंदर जो रूल नहीं बनाया हुआ है, आप जानवर ला के कैसे काटेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सेंसिटिव है, वो नहीं देख सकते किसी जानवर को काटते हुए। एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, साफ सुथरी सोसाइटी है, हम सारे लोगों उसको रूल्स को फॉलो करते हैं। इन लोगों ने हमारा इफ्तार पार्टी भी बंद करा दिया। हम मुहर्रम में शरबत बांटते थे, शरबत बंद करा दिया। हम ईद के दिन ईद मिलन के तौर पर शिरखुरमा बांटते थे, जो मुसलमानों की ईद के अंदर हम लोग जो एक फेमस डिश होता है वो बंद करा दिया। मतलब सारे फेस्टिवल बंद करा दिया। बकरे की कुर्बानी पर मुंबई की सोसाइटी में पहले भी विवाद हो चुका है, लेकिन इस बार 2 दिन पहले से ही सोसाइटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 33 शातिर अपराधियों के खिलाफ यहां पर गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गिरोह के सरगना जुबैर समेत गैंगस्टर एक्ट के 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि गिरोह चोरी ट्रैक्टर के इंजन और अन्य पार्ट से जनरेटर बनाकर ब्रांडेड कंपनियों के नाम से मार्केट में बेचा करती थी। अब पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर संभल से। अयोध्या में राम मंदिर अब संपूर्ण आकार ले चुका है और इसी के साथ साथ रामनगरी में आज फिर से एक नया इतिहास रच गया है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विग्रहों का अभिषेक करके राम दरबार की मूर्ति का यहां पर आवरण हटाया और प्रभु राम जानकी की नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। नव्य और दिव्य अयोध्या का ये नया अध्याय है। एक कहानी 22 जनवरी 2024 को लिखी गई थी, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और एक इतिहास आज लिखा गया जब संपूर्णता को प्राप्त राम के धाम में नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। सभी विग्रहों का अभिषेक करके सीएम योगी ने राम दरबार की मूर्ति से आवरण हटाया। राजा राम का आभूषणों से भव्य श्रृंगार किया गया। फिर अयोध्या और काशी से आए 101 वैदिक आचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा की रस्म पूरी कराई। राम दरबार के मूर्ति की ऊंचाई सिंहासन समेत 7 फीट है। सिंहासन करीब 3.5 फुट ऊंचा है, जबकि सीताराम का विग्रह 4.5 फुट ऊंचा है। वहीं हनुमान व भरत की मूर्ति बैठी मुद्रा में है, ऊंचाई 2.5 फीट है। लक्ष्मण व शत्रुघ्न की मूर्ति खड़ी मुद्रा में है, इसकी ऊंचाई 3-3 फीट है। सीएम योगी का आज ही के दिन जन्मदिन होता है। एक राम भक्त के लिए जन्मदिन पर इससे सुंदर सौगात क्या हो सकती है भला, जबकि उसे साक्षात श्री राम के शरणागत होने का पावन मौका मिला हो। जब राजा राम का दरबार सज रहा था और पूरी अयोध्या यहाँ पर राममय नजर आ रही थी, तब भक्ति के भाव में डूबे तमाम ऐसे श्रद्धालु नजर आए जो देश के कोने कोने से राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए पहुंचे थे। भक्ति का सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए आप? जय श्री राम। कहाँ से आए? पूना से आए, पूना से दगड़ू से ढलवाई गणपति चौक से। बहुत आनंद आ रहा है हमको। और ये राजा राम के दर्शन प्राप्ति की खुशी है। भक्त शब्दों में बयान नहीं कर पाए, बस इनके भाव देखिए। तो उनका प्राण प्रतिष्ठा कौन कर सकते हैं, जो 14 भुवन का मालिक है। राम हमारे पूर्वज हैं, हम उनको अपना ईश्वर मानता हूँ, आदर्श भी मानता हूँ। दर्शन करना चाहते हैं, पहली बार आए यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, घूमने में बहुत अच्छा, मंदिर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कैसा लग रहा है दरबार पे खड़े हैं आप? लग रहा है बस भगवान का दर्शन हो जाए। यानी आस्था में डूबे भक्त बस रामधुन पर झूम रहे थे। अपने आराध्य के दर्शन की चाहत और प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त, भला अयोध्या आने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। यहाँ पर लगातार जो है जय राम श्री राम का जो जाप है वो तमाम लोग करते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें बेहद खास है। सीएम योगी जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे तो एक संत का उनके साथ लगातार मौजूदगी जो है वो देखी जा रही थी। इनका नाम है सतुआ बाबा। आखिर क्या है इस संत का सीएम से कनेक्शन और क्यों ये संत इन दिनों चर्चा में, आइए जानते हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा की घनिष्ठता कोई संयोग नहीं, बल्कि एक गहरी साधना और सामाजिक प्रतिबद्धता का परिणाम है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का जन्मदिन अपने आप में जन्मदिन है। योगी जी की प्रार्थना हर उत्तर प्रदेश के साथ होती है और उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की प्रार्थना योगी आदित्यनाथ के लिए होती है। सतुआ बाबा ने महाकुंभ 2025 में खाक चौक संतों के लिए भूमि आवंटन को लेकर प्रशासन के खिलाफ धरना दिया था,
जिससे उनकी सक्रियता और प्रभाव का पता चलता है। सैद्धांतिक वैचारिक समानता के चलते सतुआ बाबा के सीएम योगी से घनिष्ठता बढ़ी। इसकी झलक एक बार फिर देखने को मिली है जब जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदाचार्य पद के लिए सतुआ बाबा का पट्टाभिषेक समारोह रखा गया और इसमें सीएम योगी भी शामिल हुए। सीएम योगी सिर्फ राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में ही नहीं शामिल हुए, बल्कि उन्होंने यहां पर अपना 53वां जन्मदिन भी प्रभु राम के चरणों में सेवा करते हुए बिताया। वैसे भी महंत योगी से सीएम योगी बनने के बाद सेवा, विकास, सुशासन ही तो उनका मूल मंत्र बन गया है। क्योंकि 2017 में सत्ता संभालने के बाद योगी ने यूपी को विकास और सुशासन की नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में यूपी ने सुशासन का वो उदाहरण देखा जिसमें बुलडोजर एक्शन हो या अपराधियों का एनकाउंटर, और ये योगी मॉडल आज पूरे देश में अपनाया जा रहा है। विकास कार्यों की बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट जैसी बुनियादी ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत किया। शिक्षा और रोजगार की बात करें तो 1,60,000 शिक्षकों की भर्ती की गई। प्रदेश में 1.88 करोड़ छात्रों का नामांकन सरकारी स्कूलों में हुआ, जबकि बेरोजगारी दर 17.5% से घटकर 2.9% हो गई है। ये तो सिर्फ विकास और राजकाज की बातें हैं। अब जरा आस्था का सम्मान देखिए, सुशासन देखिए। ऐतिहासिक महाकुंभ का भव्य आयोजन हो या अयोध्या को नई पहचान देना, दोनों काम योगी ने पूरी शिद्दत से किए। यूपी को माफिया मुक्त किया, बुलडोजर को बना दिया रोल मॉडल, तो चुनावों में रोल मॉडल बने। जिस रफ्तार से यूपी ने योगी की अगुवाई में विकास की बुलंदियों को छुआ, अब पूरा देश उनके इसी मॉडल की झलक हर राज्य में देखना चाहता है। तो इसके पीछे भी उनका सुपरहिट योगी मॉडल ही है, जो भविष्य की राजनीति में योगी के लिए अनंत दरवाजे खोलने की चाबी है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन केक काटकर मनाया। सीमा हैदर ने सचिन मीणा और अपने वकील एपी सिंह के साथ ये सेलिब्रेशन किया। इस दौरान ग्रेटर नोएडा में सीमा हैदर के घर पर ही सजावट के बीच योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाई गई और फोटो के सामने ही बर्थडे केक काटा गया। आज हम सभी योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मना रहे हैं। भारती मीना भी मना रही है। भारती मीरा मीना येलो योगी आदित्यनाथ जी की जय। सीएम योगी के बर्थडे सेलिब्रेशन में सभी ने एक दूसरे को केक खिलाकर खुशी जाहिर की। सीमा हैदर और सचिन मीणा का पूरा परिवार इस अवसर पर उत्साहित दिखा। इस दौरान वकील एपी सिंह बोले, पाकिस्तान पीएम मोदी, सीएम योगी और अमित शाह के नाम से कांपता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 53वें जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में खासा उत्साह है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से लेकर वाराणसी और अयोध्या तक योगी को उनके जन्मदिन पर बधाइयां दी गईं। इस मौके पर सीमा हैदर ने सचिन मीणा और अपने वकील एपी सिंह के साथ मिलकर योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन जोर शोर से मनाया। देश भर में एक बार फिर से कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इसका असर भारत के 27 राज्यों में भी नजर आने लगा है, जहां पर पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब ये भी चर्चा होने लगी है कि क्या कोरोना की चौथी लहर भी आने वाली है, क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण दोबारा फैल रहा है, इस आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक भारत में अभी कोरोना के एक्टिव मामले 4,302 से बढ़कर 4,866 हो गए हैं और लोगों में इसलिए भी दहशत है क्योंकि अब मौतें भी हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोविड से 7 लोगों की जान गई। देश के हर शहर में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। राजधानी दिल्ली में इस समय 562 एक्टिव केस हैं, यानी बीते 24 घंटे में 105 नए मामले सामने आ गए और 2 मरीजों की जान भी गई, जिसमें से एक 5 महीने की बच्ची भी शामिल है। कर्नाटक में अभी 2 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 3 मरीजों की जान चली गई है। देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। गुजरात में एक्टिव केसों की संख्या 508 है, जबकि कर्नाटक में 436 मरीज हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज इस समय केरल में हैं, जहां 1,487 मामले दर्ज किए गए हैं। इस तरह महाराष्ट्र में 526 और पश्चिम बंगाल में 538 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। हालांकि इस बीच स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकारें भी अलर्ट है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। RT-PCR टेस्ट भी बढ़ाया गया है, क्योंकि कोरोना से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सावधानी, यानी अगर सावधानी हटी तो समझिए दुर्घटना घटी। धोखाधड़ी और 420 करने वाले एक से बढ़कर एक महारथी हैं। अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हेराफेरी का एक गजब मामला सामने आया है, जहां पर पीएम आवास योजना का लाभ लेकर होटल बना दिया गया। ये जो 2 मंजिल चमचमाता हुआ होटल देख रहे हैं, वो पीएम आवास योजना की देन है। अमूमन भारत सरकार पक्का घर देने के लिए लोगों को आर्थिक मदद देती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा खेला किया गया कि पैसे लिए घर बनाने के लिए, लेकिन खड़ा कर दिया 2 मंजिला होटल।
जिला नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत यहाँ घर का निर्माण हुआ था, जिसका नेम प्लेट भी अभी तक लगा हुआ है। पहले तो इस घर को बनने में तकरीबन 5 साल लगे, लेकिन जैसे ही 2 मंजिला मकान बनकर तैयार हुआ, इसमें होटल का व्यवसाय शुरू हो गया। मतलब सरकारी फंड का प्रयोग आर्थिक विकास में होने लगा, जो कि डूडा द्वारा कराए गए निर्माण कार्य का कच्चा चिट्ठा खोल रहा है। जो सूचना है मुझे प्राप्त हुई है, इसका संज्ञान ले लिया गया है। मैं इसकी जांच कराता हूँ। जांच में अगर किसी प्रकार के प्रतिकूल तथ्य अगर प्राप्त होते हैं तो उसमें हम लोग विधिवत और सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीबों के लिए छत उपलब्ध कराना है, लेकिन कुशीनगर में इस योजना के तहत बने आवास में होटल चल रहा था। इसलिए जब पुलिस को सूचना मिली तो यहाँ छापेमारी की गई, जिसके बाद गोरख धंधे का पूरा खेल सामने आ गया। हैरानी की बात ये भी है कि इस फर्जी होटल में कई कपल भी गिरफ्तार किए गए। ऐसे में आशंका है कि कहीं यहाँ गलत काम तो नहीं हो रहा है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। और अब सवाल है कि आखिर पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा करने की सजा आखिर हो क्या सकती है। दरअसल इस योजना का लक्ष्य हर नागरिक को पक्का घर देना है। इसके तहत भारत सरकार घर बनाने के लिए आर्थिक मदद देती है और अब तक करीब 4 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। योजना में धोखाधड़ी करने पर मदद की राशि वसूली जाती है और अगर धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर है तो जेल भी हो सकती है। तो ऐसे में देखिए, ये देखना दिलचस्प होगा कि घर के लिए सरकार से आर्थिक लाभ लेकर होटल बनाने वाले धोखेबाजों पर आखिर क्या कार्रवाई होती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु भगदड़ से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भगदड़ मामले की जांच जो है अब सीआईडी को दे दी गई है। 15 दिन में रिपोर्ट पेश करनी होगी। कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में ये अहम जानकारी दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हमने देखा किस तरह से विक्ट्री परेड के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ और अब इस पूरे मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। और कहते हैं शौक बड़ी चीज है, लेकिन राजस्थान के अलवर में यही शौक परिवार को महंगा पड़ गया। शादी समारोह के लिए 14 लाख की माला बनवाई गई, जिसे बंदूक की नोक पर बदमाश लूट कर भाग गए। ये वही माला है जिसे दूल्हे के लिए 500 के 3000 नोटों से बनाई गई। एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई इतनी है कि इसे संभालने के लिए कई लोग लग गए। यहाँ तक कि दूल्हे को छत पर चढ़ा दिया गया और फिर माला पहनाई गई, लेकिन इस नोटों की माला को किसी की नजर लग गई और फिर कार सवार बदमाश इसे लूट कर फरार हो गए। शादी का प्रोग्राम था जिसमें मोहम्मद साद नाम का एक व्यक्ति 14.5 लाख रुपए की माला लेकर आया था। उसके बाद वो प्रोग्राम के बाद वापस जा रहा था तो रास्ते में एक क्रेटा ने, जिसमें 4 बदमाश थे, टक्कर मार के उसको गिराया और 14.5 लाख रुपए का बैग लेकर चले गए। पुलिस अब आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन बदमाशों का अब तक पता नहीं चल पाया है। तो वहीं शो ऑफ के चक्कर में शादी के घर में सन्नाटा पसरा है। परिवार के लोग अब इसी वीडियो को देखकर सिर पकड़े बैठे हैं, क्योंकि एक झटके में 14.5 लाख का नुकसान हो गया। गर्मी बढ़ने के साथ ही अब पानी की समस्या गहराने लगी है। ऐसा ही कुछ राजस्थान के सांभर लेक में भी देखने को मिला। दावा ये किया जा रहा है कि यहाँ पानी के लिए लोग पलायन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर भी लगाए हैं, जैसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब ये पोस्टर ही देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जयपुर से केवल 80 किलोमीटर दूर सांभर लेक है, जो अपनी ऐतिहासिक खारे पानी की झील और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहा है। इलाके में पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई है कि लोगों ने अपने घरों और मोहल्लों में सामूहिक पलायन के पोस्टर और बैनर लगा दिए हैं। गर्मी के इस मौसम में हालात और बदतर हो गए हैं। पानी की कमी ने लोगों को मजबूर कर दिया है। कई घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर नजर आ रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का आरोप है कि प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा, जिसके बाद उन्होंने ऐसा फैसला लिया। शिकायत करी हम लोगों ने, लोग बाग आते हैं, प्रशासन वगैरह भी आती है, एमएलए भी आए थे, कई बार आते हैं, आश्वासन दे जाते हैं, तो फिर अब क्या करें। अगर आप ट्रेन का तत्काल टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कई लोग टिकट बुक करने के लिए ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद अब रेलवे ने सख्ती शुरू कर दी है। तत्काल टिकट यानी इमरजेंसी में यात्रा का सहारा, लेकिन इस सहारे को कहीं न कहीं दलालों ने मुनाफे का हथियार बना डाला। जिन्हें कभी भी अचानक ट्रेन से सफर करना होता था, वो सुबह 10 बजे तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करता, लेकिन टिकट के नाम पर बस निराशा हाथ लगती है। भारतीय रेलवे ने पहली बार इस बात का खुलासा किया कि आपकी टिकट न होने के पीछे फ्रॉड एजेंट्स थे, जो ये सब किया करते थे। अब फर्जीवाड़ा रोकने के लिए IRCTC ने करीब 2.5 करोड़ फर्जी यूजर ID को बंद कर दिया है।
इसके अलावा 20 लाख अकाउंट की जांच भी चल रही है। ये कार्रवाई तब की गई जब जांच में पता चला कि तत्काल टिकट बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कुछ एजेंट और बॉट सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, यानी जिसे टिकट की जरूरत होती थी उसे नहीं मिलती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IRCTC पर 13 करोड़ से ज्यादा अकाउंट रजिस्टर हैं। हालांकि इनमें से सिर्फ 1.2 करोड़ अकाउंट ने ही अपने IRCTC अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक किया है। अपने IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करें, जिससे आपका अकाउंट बंद नहीं हो और आपको तत्काल टिकट जल्दी मिल सके। ऐसे में IRCTC उन सभी अकाउंट को चेक करने का काम करेगा जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है। अगर कोई ऐसा अकाउंट मिलता है जिसमें कोई गड़बड़ी है तो इस स्थिति में उस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि धरती फाड़ तबाही आई है। आज इसका एक सबूत भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि चीन के एक शहर में ठीक ऐसा ही मंजर देखने को मिला है। जब अचानक शहर की सड़कें दरकने लगीं और सड़क पर चल रही गाड़ियां पाताल लोक में समाने लगीं। जरा ये तस्वीर देखिए, सड़क के नीचे से अचानक मिट्टी दरक कर गिर गई। नतीजा ये हुआ कि वहां खड़ी और गुजर रही कारें सीधे गहरी खाई में गिरती नजर आईं। ठीक इसी तरह एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें बीच सड़क पर जमीन अचानक गायब हो गई और इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि उसमें 2 कारें समा गईं। दरअसल ये तस्वीरें चीन के हंदान सिटी की हैं, जहां तेजी से डेवलप किए शहर का डेवलपमेंट धराशायी हो गया। और नतीजा ये तस्वीरें हैं। हालांकि हादसों के बाद प्रशासन ने सड़क को बंद कर दिया है, लेकिन तब तक ये हादसा कई लोगों को भारी नुकसान पहुंचा चुका था। अब आपको चीन में लैंडस्लाइड की तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे पहाड़ से पत्थरों की यहाँ बारिश होने लगी, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार यहाँ बाल बाल बच गया। सिर्फ 1 सेकंड में कार सवार की जिंदगी खत्म हो गई। सड़क पर तेज रफ्तार से कार चल रही थी, तभी पहाड़ के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। ड्राइवर ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक बड़ा पत्थर गाड़ी से जा टकराया और कार खाई में गिर गई। हादसे की ये तस्वीर बेहद भयावह है। पत्थर इतनी तेजी से गिर रहे थे कि कार सवार को बचने का वक्त भी नहीं मिला। कार को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन चट्टान के एक टुकड़े ने पूरी कार पलट दी और कार में सवार सभी लोग खाई में समा गए। इस हादसे की एक और तस्वीर आई है, जिसमें एक बाइक सवार खुद को बचाने के लिए भागता नजर आया। वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन सामने गिर रहे बड़े बड़े पत्थरों को देखकर अचानक ब्रेक लगाई और बाल बाल बच गया। इन दोनों तस्वीर में सिर्फ कुछ सेकंड का फासला था, लेकिन कार सवार खुद को बचा नहीं सका और वक्त रहते बाइक सवार चट्टानों की चपेट में आने से बच गया। दुनिया के कई शहरों में कुदरत का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। अमेरिका से लेकर नाइजीरिया से जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, इसमें तबाही का भयानक मंजर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कैसे किस तरह कुदरत ने तबाही मचा रखी है। कहीं बाढ़, कहीं सैलाब, कहीं डूबे घर, तो कहीं बहती कार। जब कुदरत अपने रौद्र रूप में आती है तो कुछ इसी तरह का मंजर देखने को मिलता है। तस्वीर अमेरिका के कंसास की है, जहां बारिश के बाद सड़कों पर ऐसा सैलाब बहा जिसमें एक कार सवार सैलाब के बीच कार के अंदर फंस गया, जिसके बाद प्रशासन ने बोट से शख्स का रेस्क्यू किया। अब ये देखिए, जिस सड़क पर कल से गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, वहां बारिश और बाढ़ के पानी में अपना कब्जा जमा रखा है। चारों तरफ बस पानी ही पानी और उसमें डूबी कारें नजर आ रही हैं। वीडियो नाइजीरिया के ओनित्शा शहर का है, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कों पर सैलाब आ गया और उसमें वाहन भी खिलौने की तरह पानी में बहते दिखे। ओनित्शा की कहानी भी कंसास से अलग नहीं। यहाँ भी सड़कों पर पानी ने कब्जा जमा रखा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब वहाँ नदी बह रही है। इन तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है कि जब कुदरत तबाही मचाती है तो न कोई हद देखती न सरहद। मशहूर डकैत पान सिंह तोमर का नाम तो आपको याद ही होगा, जिनके नाम की कभी चंबल में तूती बोलती थी। अब उन्हीं पान सिंह तोमर की पोती ने एक ऐसा कांड किया है कि बिजली विभाग के अफसर यहाँ जान बचाकर भागते हुए नजर आए। कहते हैं कुछ लोग विरासत में सोना चांदी छोड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ विरासत में मिली है चंबली रौबदारी, जिसकी बानगी हैं ये तस्वीरें। मौका था स्मार्ट मीटर बदलने का और जगह थी झांसी का बबीना क्षेत्र। पंजाबी कॉलोनी में बिजली विभाग के जेई विभव कुमार रावत टीम के साथ मीटर बदलने पहुंचे थे, लेकिन वहां जो हुआ उसने मीटर के साथ साथ होश भी उड़ा दिए।
नहीं मैं बताऊं, पकड़ फोन तुम अंदर निकल। जो दबंग लेडी पीट रही है वो पान सिंह तोमर की पोती है और जो साहब मार खा रहे हैं वो बिजली विभाग के जेई हैं। मजाक बना रखा है तुम लोगों ने। मतलब अधिकारी के ऊपर तो हाथ उठा लोगी। पापा कहाँ तुम्हारे? तुम हाथ छोड़ रहे हो मेरे ऊपर, तमीज नहीं। आरोप है कि पान सिंह तोमर की पोती ने पहले तो मीटर बदलने का विरोध किया और फिर गुस्से में आकर जेई साहब को एक के बाद एक कई जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। यानी पान सिंह तोमर भले ही अब इस दुनिया में न हो, लेकिन चंबल की गर्मी और उनकी विरासत का असर आज भी महसूस किया जा सकता है। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की।